हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। प्रोबेबिलिटी चैप्टर की पहली एक्सरसाइज हमने खत्म कर ली थी और अब हमारे पास टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। इंडिपेंडेंट इवेंट्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है किस टाइप के इवेंट्स होंगे, जो एक दूसरे पे बिल्कुल फर्क नहीं डालते। जैसे हमने एक कॉइन लिया और एक डाइस लिया, इसको टॉस किया और इसको रोल किया, तो इस पे हेड आएगा या टेल, इस बात का बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा कि इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 में से कौन सा आएगा। और अगर यहां पे कोई भी नंबर आता है तो उसका कॉइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि मान लो एक कैंडिडेट ए है और एक कैंडिडेट बी है, दोनों के दोनों जा रहे हैं एक इंटरव्यू पे। तो इसकी सिलेक्शन और इसकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ऐसा तो है नहीं कि ए बोलेगा कि अगर बी सिलेक्ट नहीं हुआ तो मैं भी सिलेक्ट नहीं होता, या ए बोलेगा कि अगर ए सिलेक्ट नहीं हुआ तो मैं बी को भी सिलेक्ट नहीं होने दूंगा। तो ऐसा नहीं है। अगर तो इनकी आपसी इंटरव्यू में को पास करने की प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट मानी जाएगी और इंडिपेंडेंट इवेंट्स माने जाएंगे। तो इस तरह के इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। और इससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या है कि अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इनके इकट्ठे होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करके। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में यह फॉर्मूला चलता है। और एडिशन रूल जो होता है प्रोबेबिलिटी का, वो क्या बन जाता है फिर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होना था, तो उसकी जगह ये आ जाता है। तो ये फॉर्मूला इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हम यूज करते हैं। यहां पर मल्टीप्लीकेशन आ जाता है। तो ये है बेसिक कुछ बातें। अब ज्यादा मैं डिटेल में ना जाकर सीधा एक्सरसाइज की तरफ चलता हूं। एक्सरसाइज 13.2 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में भी। तो मैं ऐसा करता हूं, पहला क्वेश्चन लिख लेता हूं। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.2 का। इफ P of A is 3/5 and P of B is 1/5, find P of A intersection B if A and B are independent events। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन P of A 3/5, P of B 1/5, also A and B are इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो विच इंप्लाइज P of A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P of A इंटू P of B। तो 3/5 इंटू 1/5 यानी कि 3/25। तो ये हो गया, देखो, बहुत तेजी से, बहुत ही आसानी से तुम्हारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड कार्ड्स, 2 cards are drawn at random and without replacement from the pack of 52 playing cards. Find the probability that both the cards are black। अब ये क्वेश्चन तो खैर सॉल्व हो ही जाएगा, लेकिन मैं जानता हूं कि काफी स्टूडेंट्स के घर में ताश नहीं होती, प्लेइंग कार्ड्स नहीं होते। तो मैं उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देना चाहता हूं कि कार्ड्स क्या होते हैं एक्चुअली, ये 52 कार्ड्स क्यों हैं।
तो देखो मैंने ये जमा करके रखे हैं, ये होते हैं हमारे कार्ड्स। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लूं जरा, और फिर ये, तो ये है, ये जो डिजाइन है इसको कहते हैं सूट। ये 4 डिजाइन्स हैं, तो 4 ये सूट्स हैं। ये स्पेड है, ये क्लब्स है, ये डायमंड है, और ये पान यानी कि हार्ट्स। हिंदी में इसको हुक्म बोलते हैं, इसको चिड़िया बोलते हैं, इसको ईंट बोलते हैं, और इसको पान बोलते हैं। कई घरों में प्लेइंग कार्ड्स को खेलना अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि ऐसा लगता है कि प्लेइंग कार्ड्स ताश खेलना जुआ खेलना है। एक्चुअली पैसा लगाना जुआ होता है, प्लेइंग कार्ड्स खेलना अकेला जुआ नहीं होगा। अगर मैं क्रिकेट के ऊपर, घोड़ों की रेस के ऊपर, या किसी भी गेम पर जुआ लगाऊं, हार जीत पर पैसा लगाऊं, तो वो जुआ है। लेकिन प्लेइंग कार्ड्स तो हमारे मैथ में भी हैं भाई, तो पैसा लगा के नहीं खेलना चाहिए, वो बुरा है। बाकी तुम खेल सकते हो, तो चलो खैर, खेलना ना खेलना दूसरी बात है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि प्लेइंग कार्ड्स है क्या। देखो ये हैं हमारे हार्ट्स। देखो हार्ट शेप है, तो हार्ट्स, तो हार्ट शेप ये चारों ही बिल्कुल बराबर नंबर के साथ होते हैं। 2, उसके बाद 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर जे, क्यू, के और ए। तो ये 3 देखो, ये 3 फेस कार्ड्स हैं, क्योंकि तीनों पे फेस बने हुए हैं, ये फेस कार्ड्स हैं। ये एस है, ए फॉर एस, तो ये कितने हो गए? ये 4 कार्ड्स ये हो गए, और 9 कार्ड्स मैंने वहां रखे हैं 2 से लेके 10 तक, तो ये 13 कार्ड्स हो गए टोटल। ये 13 कार्ड्स मेरे पास हार्ट्स के हो गए, पान के 13 कार्ड्स। ऐसे ही बिल्कुल डायमंड के, ईंट के भी मेरे पास कितने कार्ड्स हैं? देखो मेरे पास 6 गुम हो गया था, तो मैंने इस गारंटी कार्ड का 6 कार्ड बना लिया, और 3 एक्चुअली मेरा गुम हुआ है इसमें से, तो वो लेकिन होता है। 2 से लेके 10 तक 9 कार्ड्स ये, और उसके बाद 3 फेस कार्ड्स हैं देखो, और फिर एक एस, इक्का ए, ये भी 13 कार्ड्स हैं। उसके बाद ये क्लब्स है, क्लब्स के भी ऐसे ही 2 से लेके और 10 तक 9 कार्ड्स ये हो गए, 3 फेस कार्ड्स हो गए, और एक एस, ये क्लब्स है। और उसके बाद ये हो गए हमारे स्पेड के 2 से लेके और 10 तक 9 ये हो गए, 3 फेस कार्ड्स हो गए, और एक एस। तो ये कितने 13 कार्ड्स होते हैं एक सूट के। तुमने देखा कि सूट कौन से हैं? सूट हैं हमारे पास एक क्लब्स, उसके 13 कार्ड्स हैं, फिर स्पेड्स, उसके 13 कार्ड्स हैं, फिर डायमंड्स, उसके 13 कार्ड्स हैं, और फिर हार्ट्स, उसके भी 13 कार्ड्स हैं। ये हैं सूट्स। ये दोनों हैं ब्लैक कलर में, और ये दोनों हैं रेड कलर में। तो यानी कि 26 ब्लैक और 26 रेड, और टोटल कितने हो गए फिर? 52। फेस कार्ड्स कितने हो गए? फेस कार्ड्स 12 होते हैं हमारे पास, क्योंकि जे, क्यू और के, ये 3, इन चारों सूट्स में हमारे पास फेसेस बने हुए थे, हमने देखे थे, तो 12 कार्ड्स ये हो गए। और एस कार्ड्स कितने होते हैं? चारों सूट्स में एक एक ए होता है, तो 4 हमारे एस कार्ड्स हो गए, और नंबर्ड कार्ड बाकी के हो गए।
तो ये है, तुम्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दे दिया मैंने ताश का। ये कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स ऐसे इकट्ठी रखी जाती है ये, और वेल शेफल्ड बार बार लिखा आएगा। तो वेल शेफल्ड मतलब इसको शफल कर लो, ऐसे शफल कर लेते हैं इसको। इसको शफल करने के बाद ये मिक्स हो जाते हैं कार्ड, देखो ये मिक्स हो गए। तो ऐसे मिक्स जब हो जाते हैं कार्ड्स तो इनको शफलिंग कहते हैं, कि हमें नहीं पता अब किसी सीक्वेंस में नहीं है ये कार्ड सारे के सारे। तो इस तरह से वेल शेफल्ड करके कार्ड का क्वेश्चन आता है। तो अब इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। अब कार्ड्स तुमने देख लिए, 2 कार्ड हमने निकाल लिए विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी एक कार्ड निकाला उसके बाद दूसरा कार्ड निकाला, हमने वो कार्ड दोबारा वापस नहीं रखा था। तो हमने प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि बोथ कार्ड जो हैं वो ब्लैक ही हों। तो हम सॉल्व कर देते हैं इस प्रॉब्लम को। टोटल कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52। फिर नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स, ब्लैक कार्ड्स कितने हैं? देखो अब तुम्हें पता है ये 26। और हम कर क्या रहे हैं? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट में हम एनसीआर का फॉर्मूला यूज करते हैं, बहुत ध्यान से सुन लो। विदाउट रिप्लेसमेंट में एनसीआर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, और विद रिप्लेसमेंट में क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाते हैं वो, तो अलग अलग कार्ड्स की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर अब 2 कार्ड्स आर ड्रॉन है, बोथ आर ब्लैक, तो लेट इवेंट बी, क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट तो ये है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। इवेंट क्या है? बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, ये इवेंट है हमारा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? देखो हमें फेवरेबल आउटकम्स कितने चाहिए? 26 में से 2 कार्ड, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स ये हैं। तो 26C2, ये 11th क्लास में तुमने किया हुआ है कि 26 में से 2 कार्ड निकले, कितने ढंग से हो सकता है? 26C2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी 2 कार्ड्स 52 कार्ड्स में से आ सकते हैं, डिवाइडेड बाय 52C2। तो इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा तुमको, तो मैं तुम्हारे लिए सॉल्व करूंगा ये, लेकिन अब तुम देख रहे हो पेज तो हो गया खत्म, तो पेज पलटता हूं और फिर आगे चलते हैं। आई थिंक ये तुमने देख लिया होगा, अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा। फिर बता देता हूं, विदाउट रिप्लेसमेंट में ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगना है। अगर यही विद रिप्लेसमेंट होता तो क्या करते, ये मैं बाद में बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकाली थी 26C2 पिछले पेज पे अपॉन 52C2। ये फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं। उन 26 ब्लैक कार्ड्स में से 2 कार्ड्स चुनने हमने, और ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स चुनने। तो तुम्हें मैं एक बार फिर रिमाइंड करा दूं, यहां लिख देता हूं एनसीआर का फॉर्मूला, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला था, अगर तुम्हें याद हो। तो 26C2 को मैं सॉल्व करूंगा, 26 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 24 फैक्टोरियल, 26 माइनस 2 इंटू, अब ये 1 अपॉन है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल अपॉन 52 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल तो हो गया कैंसल। अब मैं 26 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करता हूं, 26 इंटू 25 इंटू 24 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 24 फैक्टोरियल नीचे है, और 52 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करूंगा, 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल की टर्म्स कैंसिल हो गई, 26 1 दा, 26 2 दा, तो ऊपर क्या बचा 25, और डिवीजन में क्या बचा 2 इंटू 51 102। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी 2 ब्लैक कार्ड्स की जब रिप्लेसमेंट नहीं की गई थी। यही अगर हमारा इवेंट होता, हम कर रहे होते विद रिप्लेसमेंट, अगर हम करते विद रिप्लेसमेंट तो क्या करते? तब हम ऐसा करते कि फर्स्ट ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 26/52,
इंटू सेकेंड ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 26/52, क्योंकि अगर हमने रिप्लेस ही कर दिया कार्ड तो दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो गए, दोनों कार्ड्स इंडिपेंडेंट हो गए। कैसे, देखो एक बार फिर मैं दिखा देता हूं। ये हमारे पास वेल शफल्ड पैक है, इसमें से मैंने कोई भी एक कार्ड फाइंड आउट किया। मान लो मैं ब्लैक कार्ड ले लेता हूं, लो ब्लैक कोई भी नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं ब्लैक कार्ड एक इसमें से निकाल लेता हूं। ये ब्लैक कार्ड मैंने निकाल लिया, तो मैं विद रिप्लेसमेंट कर रहा हूं ना, तो मैं इसको वापस रख दूंगा और वापस रखने के बाद फिर इसको शफल कर लूंगा। ऐसे शफल करने के बाद फिर एक कार्ड और निकालूंगा। तो ये दूसरा कार्ड जब मैंने इसमें से निकाला तो दोबारा से ये 52 कार्ड्स थे, तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पिछला कार्ड क्या आया था, तो दोनों कार्ड्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो दोनों कार्ड ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, तो ये 1/2 ये हो जाएगा 1/4। तो आंसर में काफी फर्क है। देखो ये 1/4 से कम है, 25/100 होता तो 1/4 होता, लेकिन ये 102 है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी अनइक्वल है, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 randomly selected oranges drawn without replacement। देखो ये वर्ड फिर इंपॉर्टेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट। If all the 3 oranges are good, the box is approved for sale, otherwise it is rejected। तो यहां तक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि एक बॉक्स है ऑरेंजेस का, उसको कैसे अप्रूव किया जाता है सेल के लिए। अगर उसमें से 3 ऑरेंजेस एक के बाद एक निकाले जाते हैं, रिप्लेस नहीं किया जाता किसी ऑरेंज को, और वो तीनों ऑरेंजेस सही हालत के हों, गुड ऑरेंजेस हों, तो उस बॉक्स को अप्रूव कर दिया जाता है सेल के लिए और वो सेल के लिए चला जाता है। ये किसी कंपनी का रूल है। और अगर अदरवाइज, मतलब अगर एक भी डिफेक्टिव पीस निकल आए तो वो बॉक्स रिजेक्ट होके वापस चला जाता है। तो अब हमारा केस क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट a box containing 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad ones, will be approved for sale। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि एक बॉक्स है जिसमें 15 ऑरेंजेस हैं और 12 गुड हैं और 3 बैड वंस हैं, 3 गंदे ऑरेंजेस उसमें हैं, उसको अप्रूव कर दिया जाएगा सेल के लिए। मतलब कि उसमें से जब 3 निकाले जाएंगे ऑरेंजेस चेक करने के लिए विदाउट रिप्लेसमेंट, तो वो तीनों ही सही ऑरेंज निकलेंगे, यानी कि इन 12 में से निकलेंगे, तभी तो अप्रूव हो पाएगा ना सेल के लिए। अगर एक भी ऑरेंज इन 3 में से निकल आया तो रिजेक्ट हो जाएगा बॉक्स। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ गुड ऑरेंजेस 12, नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस 3। अब हम कर क्या रहे हैं, 3 ऑरेंजेस आर सिलेक्टेड एट रैंडम, 3 ऑरेंजेस आर सिलेक्टेड एट रैंडम। ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि हमने 3 ऑरेंजेस सिलेक्ट किए हैं। अब विदाउट रिप्लेसमेंट ब्रैकेट में लिख दो, विदाउट रिप्लेसमेंट। ये जरूरी है क्योंकि विद रिप्लेसमेंट होता तो फॉर्मूला बदल जाएगा। अब हमारा इवेंट क्या है, लेट ई। इवेंट क्या है, हमारा इवेंट ये होगा कि तीनों ही हमारे जो ऑरेंज हैं वो गुड वंस में से निकलेंगे। अप्रूव होना चाहिए ना हमारा बॉक्स सेल के लिए। ऑल 3 आर गुड वंस, ये हमारा इवेंट है।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? देखो, हमारे फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनेंगे? 12 में से 3 निकालने हमने, तो 12C3 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे? 15C3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 12 फैक्टोरियल, पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं। 3 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल, क्योंकि 15 में से 3 माइनस होगा, अपॉन 15 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल तो हो गया कैंसल। इस 12 फैक्टोरियल को मैं एक्सपेंड करता हूं। 12 इंटू 10 इंटू 11 लिखना मैं भूल गया था, 11 इंटू 10 आएगा, इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल, देखो ये वाला 12 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय, अब ये 9 फैक्टोरियल है। अब इस 15 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं। 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कैंसिल, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल। और क्या क्या कैंसिल हो सकता है देखें जरा। 12 और 15 3 के टेबल से जाएंगे, 3 4 दा 3 5 दा। 5 के टेबल पे ये 10 भी जाएगा, 5 2 दा 10। और क्या कैंसिल हो सकता है? देखो 2 के टेबल पे ये 14 जाएगा, 7। तो अब देखो 4 इंटू 11 ऊपर रह गया, 44 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 13 91, 13 7 दा 91। तो ये प्रोबेबिलिटी रहेगी अगर 3 बैड ऑरेंजेस हैं उसको अप्रूव करने की। तो ये तकरीबन हाफ है। देखो 44 बाय 91 हाफ, तकरीबन आधी प्रोबेबिलिटी है कि ये अप्रूव हो पाएगा। आधी प्रोबेबिलिटी तो इसको रिजेक्ट करने की ही है। इस बात को हमें समझना चाहिए इस नंबर से कि अगर 91 टाइम्स इन ऑरेंजेस के साथ चेक किया जाएगा तो उसमें से 44 टाइम्स ही सिलेक्ट हो पाएगा, अप्रूव हो पाएगा, बाकी टाइम्स वो क्या होगा? रिजेक्ट हो जाएगा। इस नंबर से हमें यह पता लगता है प्रोबेबिलिटी के। तो इस तरह से आंसर देना है। विदाउट रिप्लेसमेंट था तो हमने एनसीआर का फॉर्मूला लगा दिया। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो वो मैं नहीं कराऊंगा। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 6। लेट E and F be events with P of E is equal to 3/5, P of F 3/10 and P of E intersection F 1/5. Are E and F independent? तो ये भी क्वेश्चन 4 और 5 की तरह ही है, लेकिन चलो इसमें हम कुछ बेसिक कंसेप्ट जान जाएंगे। इसको सॉल्व करके कैसे दिखाना है उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो बात को कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो इंटरसेक्शन जो होती है दोनों इवेंट्स के मल्टीप्लाई के बराबर होती है प्रोबेबिलिटी के। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 3/5 इंटू 3/10 मीन्स 9/50, जबकि ये क्या गिवन है? 1/5। तो ये तो बराबर है ही नहीं आपस में। 1/5 इज नॉट इक्वल टू 9/50। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। नो इज द आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 7। गिवन दैट इवेंट्स A and B आर सच दैट P of A is equal to 1/2, P of A union B is equal to 3/5 and P of B is small p, यानी कि ये गिवन नहीं है हमारे पास, ये फाइंड करना है। फाइंड स्मॉल p यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B इफ दे आर फर्स्ट पार्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सेकेंड पार्ट इंडिपेंडेंट। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आता है, इसको जरा ध्यान से समझना। हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B स्मॉल p। अब पहला पार्ट A and B are म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये तुमने 11th क्लास में भी किया है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में क्या होता है? विच इंप्लाइज
P of A यूनियन B इज इक्वल टू P of A प्लस P of B, क्योंकि उस केस में P of A इंटरसेक्शन B 0 होता है, तो माइनस P of A इंटरसेक्शन B हम नहीं करते क्योंकि वो है ही 0। तो 3/5 इज इक्वल टू 1/2 प्लस स्मॉल p। तो यहां से स्मॉल p कितना आ गया, 3/5 माइनस 1/2। तो यहां 5 एंड 2 का एलसीएम 10 आ गया, 2 इधर मल्टीप्लाई 6 माइनस 5 इधर मल्टीप्लाई, तो 1/10। तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। A एंड B आर इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो क्या होगा, P ऑफ A यूनियन B कितना हो जाएगा, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B लिखना था, लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इंटरसेक्शन जो होगा वो इन दोनों के प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो 3/5 इज इक्वल टू 1/2 प्लस P माइनस 1/2 इंटू P। तो ये 1/2 इधर आ गया, 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू P माइनस 1/2 P, यानी ये ऐसे हो गया P माइनस P/2। तो ये कितना आ गया, P/2। इसको सॉल्व करोगे तो P माइनस 1/2 P इज P/2। तो अब 3/5 माइनस 1/2 तो यहां भी किया था, 3/5 माइनस 1/2 1/10 आया था। तो मैं ऐसा करता हूं, P/2 को लिख लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो P/2 इज इक्वल टू 1/10। यहां से ये 2 और 5 कैंसल, P इज इक्वल टू 1/5। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। कैसे, देखो एक्सक्लूसिव इवेंट्स में क्या होता है, एक्सक्लूसिव इवेंट्स में A इंटरसेक्शन B जो है वो 0 के बराबर होता है। तो हमने यहां पे माइनस लगाया ही नहीं, ये फॉर्मूला इतना ही रह गया, और P ऑफ B की जगह P पुट करके स्मॉल p हमने सॉल्व कर लिया। और जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं उसमें P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो इसके बराबर होता है, P ऑफ A इंटू P ऑफ B की जगह। तो इसकी जगह हमने ये लिख लिया। 11th क्लास में तुमने ये फॉर्मूला किया ही हुआ है, एडिशन रूल ऑफ द प्रोबेबिलिटीज। तो यहां पर P ऑफ B की जगह स्मॉल p पुट कर दिया, और बाकी तो नंबर्स हैं तो सॉल्व होके आंसर हमारा आ गया। तो ये था 7th क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 इज लेट A एंड B बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स with P of A is 0.3, P of B is 0.4. Find P of A intersection B, P of A union B, P of A upon B, P of B upon A. Very very important question again. तो हमने सबसे पहले गिवन लिखना है। गिवन A and B are independent events. ऑल्सो इनकी प्रोबेबिलिटीज हैं क्या, P ऑफ A इज इक्वल टू 0.3, P ऑफ B इज इक्वल टू 0.4। तो अब फर्स्ट पार्ट, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई, यानी 0.3 इंटू 0.4 कितना हो गया, 0.12, क्योंकि 3/4 12 होता है और 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद हमने 12 पे पॉइंट लगा दिया। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B आ गया। अब सेकंड पार्ट, P ऑफ A यूनियन B, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, P ऑफ A प्लस P ऑफ B। अब क्योंकि हमारे पास इंटरसेक्शन है तो हम P ऑफ A इंटरसेक्शन B लिख देंगे। तो P ऑफ A कितना है, 0.3 प्लस P ऑफ B कितना है, 0.4 माइनस 0.12, यानी कि 0.7 माइनस 0.12 कितना आ गया, देखो 0.58। ये इसी तरह से है जैसे 70 में से 12 माइनस करना हो, तो 70 में से 10 गए 60 और फिर और 2 गए
तो 58, तो 0.58, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, तो इसका फॉर्मूला देखो, तुम जानते हो, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी। तो देखो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब यहां पर क्या है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना, तो ये तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी हो जाएगा अपॉन पी ऑफ बी, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। तो पी ऑफ ए कितना है 0.3, हमें कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। और इसी तरह फोर्थ है पी ऑफ बी अपॉन ए, तो पी ऑफ बी अपॉन ए कितना हो जाएगा, अगेन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए, तो ये दोबारा से क्या बन जाएगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी अपॉन पी ऑफ ए, तो ये कैंसिल हो गया। पी ऑफ बी कितना है 0.4। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है, पी ऑफ ए अपॉन बी पी ऑफ ए के बराबर होता है, और पी ऑफ बी अपॉन ए पी ऑफ बी के ही बराबर होता है, क्योंकि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट की जाती है। तो ये मैं वीडियो यहीं खत्म करता हूं स्टूडेंट्स। रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में जाके इस वीडियो को 1 to 5 के स्केल पर रेटिंग जरूर देना। अगर तुम्हें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। शेयर किस लिए, क्वालिटी एजुकेशन पर सबका अधिकार है, हमारा मोट्टो है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। अगर तुम ट्यूशन से मुक्ति पाना चाहते हो और अपना टाइम और अपने पेरेंट्स का मेहनत का कमाया पैसा दोनों ही बचाकर अपने पास रख लेना चाहते हो और इसका अलग ढंग से यूज करना चाहते हो, तो तुमको बस इतना करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और चैनल की प्लेलिस्ट को जाके चेक करो, प्लेलिस्ट में तुमको क्लास वाइज चैप्टर वाइज 10th क्लास हो, 11th क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो, तीनों ही क्लासेस के चैप्टर वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई मिल जाएगी, जहां से तुम अपना सारा सिलेबस बड़ी ही आसानी से कवर कर पाओगे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह से सिलेबस को कवर कराऊं कि एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं। तो तुम अगर सिंसियरली इसको फॉलो करते हो तो मैक्सिमम मार्क्स तुम्हें मिलेंगे, मतलब 100 आउट ऑफ 100। लेकिन बस जो मैं बता रहा हूं उस तरह से सॉल्व करते रहना क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स कमेंट करना मत भूलना, लाइक शेयर जरूर करना। इस एक्सरसाइज को दोबारा अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। बेस्ट ऑफ लक। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।